नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। हम आज जीत का जतन जो है, किसी को जीतना हो तो उसको किस तरह से तैयारी करना चाहिए, उसका लक्ष्य क्या होगा और वो किस तरह विजय हासिल करेगी। तो अगर हम बीजेपी की पूरी यात्रा को देखते हैं कि 2 सांसदों से शुरू हुई यह यात्रा आज जो है लोकसभा में सबसे बड़ा बहुमत और राज्यसभा में हासिल करके आज बीजेपी जो चाह रही है, जिस तरह का अध्यादेश कल हमने देखा कि जम्मू कश्मीर पर उन्होंने अध्यादेश लाया। इसके पहले हमने देखा केवल अगर हम किसान बिल की बात करें तो उसमें उसको वापस होना पड़ा क्योंकि उसमें किसान सड़क पे आ गए थे। अन्यथा हम देख रहे हैं कि बीजेपी कहती कि जो कहा वो किया। तो किया कैसे? किया इसलिए कि उनके पास जगह जगह बहुमत है और उस बहुमत को बनाए रखने के, उस जीत को कायम रखने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उसमें 3 राज्यों में बीजेपी की सीधी टक्कर कांग्रेस से थी और तीनों में कांग्रेस को शिकस्त हुई। बीजेपी ये मानती है कि इंडिया गठबंधन का यदि कोई नेतृत्व करेगा तो कांग्रेस करेगी, क्योंकि नेचुरल रूप से कांग्रेस देश की आज़ादी के बाद लंबे समय तक सत्ता में रही और कांग्रेस को हटा के ही बीजेपी सत्ता में आई। अब बीजेपी चाह रही थी कि वो कांग्रेस मुक्त भारत करे, पर ये उसका जो लक्ष्य था ये तो हासिल होता नहीं दिखता है, क्योंकि इन 5 राज्यों में तेलंगाना में जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, बीआरएस थी, इस बार कांग्रेस सत्ता में है। इसी तरह हम देखते हैं कि इसके पहले कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, पर वो कांग्रेस सत्ता में आई और अब हम देख रहे हैं हिमाचल में भी वो सत्ता में है। हाँ, मगर इन 3 राज्यों में उसकी हार हुई और ये हार में से एक राज्य ऑलरेडी जो मध्य प्रदेश था वो बीजेपी के पास था, पहले कांग्रेस के पास था। 2018 में कमलनाथ ने कुछ महीने सरकार चलाई और उसके बाद जोड़ तोड़ के बाद कमलनाथ हटे और शिवराज सिंह की सरकार बनी और शिवराज सिंह ने करीब 18 साल सरकार चलाई। अब चुनाव हो गए और तीनों राज्यों में ये तय नहीं हो पा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस ने तय कर दिया कि उनका मुख्यमंत्री कौन है और उसकी शपथ भी हो रही है, पर भाजपा राज्यों में इसकी कवायद चल रही है। तो सवाल ये कि कवायद क्यों चल रही है? दरअसल भाजपा 2024 के इलेक्शन की उसने पहले दिन से ही तैयारी, या यह कहें कि विधानसभा चुनाव के साथ ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी। और भाजपा जब जीत हासिल की है तो भाजपा की जीत में हिंदी राज्यों में जो है वो भाजपा ने जो अपनी पकड़ बनाई थी और उस पकड़ के साथ ही भाजपा जो है सत्ता पे काबिज हुई। इसके साथ ही वो पूर्वोत्तर राज्य में, मणिपुर, असम में भी बीजेपी ने जो है अपनी रणनीति से काम किया और वहाँ पर भी उसने पार्टी को मजबूत किया और जो कांग्रेसी नेता कहीं नाराज थे या क्षेत्रीय नेता, उनको उन्होंने अपने साथ जोड़ा। और आज हम देखते हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा जैसा व्यक्ति जो कभी कांग्रेसी था अब भाजपा का स्टार प्रचारक है और वो जगह जगह चुनाव में जा रहा है क्योंकि उसके हाथ में हिंदुत्व की ध्वजा है। तो भाजपा लगातार उन नेताओं पे भी नज़र रख रही है। उसने मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया पे नज़र रखी, यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में भी उनकी नज़र थी, पर उस नज़र में कुछ लोग नहीं आए। बावजूद इसके भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की। देश में जो दिल्ली की गद्दी है उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। इसलिए हम ये देखते हैं कि देश की राजनीति में जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें से अधिकांश जो है वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में लोकसभा प्रभारियों की जो है नियुक्ति भी अभी कर दी गई है और लगातार भाजपा ये कोशिश कर रही है माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए कि वो लोकसभा के लिए कैंडिडेट भी लगभग उनका मानस बन गया है कि वो किस तरह से उम्मीदवार तय करेंगे। हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह हैं, जो अभी जिनके जो रेस में भी हैं, वो लगातार उन जगहों पे गए, छिंदवाड़ा जा रहे हैं, वो राघवगढ़ जा रहे हैं, वो और भी जगह जा रहे हैं जहाँ से कि बीजेपी को सीट नहीं मिली। तो वो फिर से इस बात के लिए हौसला अफजाई के लिए जा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं की कि यहाँ से हमको मध्य प्रदेश की 29 सीट जीत के लाना है। अभी 28 सीट बीजेपी के पास है। गुजरात की सारी अगर हम कहें कि गुजरात में जो सीटें हैं उन सीटों में गुजरात की जो 26 की 26 सीटें हैं वो बीजेपी के पास है। राजस्थान की 25 की 25 सीटें उसके पास है। छत्तीसगढ़ में से 11 में से 9 सीट उसके पास है। तेलंगाना में 17 में से टीआरएस के पास 9 है, बीजेपी के पास जो है वो 3 सीटें हैं।
तो अलग अलग तरह से बीजेपी कांग्रेस जो है हर जगह, हिमाचल में 4 की 4 सीटें बीजेपी के पास है, कर्नाटक में से 28 में से 25 सीटें बीजेपी के पास है। तो जिन राज्यों में कांग्रेस है भी, वहाँ पर भी पहले से बीजेपी के पास लोकसभा की सीटें हैं। बाद में कर्नाटक में जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में काबिज हुई। तो लगातार बीजेपी उन मुद्दों को टच कर रही है और उसके पास एक माइक्रो मैनेजमेंट है। अभी हमने देखा कि लोकसभा का जैसे सत्र शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आप अगर हारे हैं तो आप उससे खींचे नहीं और खींच कर यहाँ पर उस तरह का आचरण न करें। अब मज़ेदार बात ये थी कि इन चुनाव में बाकी पार्टियां तो कोई हारी नहीं है, हारी तो सिर्फ कांग्रेस थी, पर लोकसभा में केवल कांग्रेस तो है नहीं। कांग्रेस के पास हमारी जो लोकसभा की 545 सीटें हैं, उसके पास कांग्रेस के पास सिर्फ 52 सीटें हैं। 303 सीट बीजेपी के पास थी। पर मोदी जी ने ऐसा कहा कि जैसे पूरे के पूरे लोग हार गए और ये जीत के सेहरा बांध के आए हैं। ये परसेप्शन है जब आप इस तरह की बात करते हो। जब मोदी जी ने नई लोकसभा का उद्घाटन था और सत्र बुलाया तो लोगों को लगा कि एक देश एक चुनाव की बात होगी, पर उन्होंने महिला आरक्षण की बात की और ये भी कहा कि 2029 से लागू होगा। और उन्होंने महिलाओं से केंद्रित योजनाएं अलग अलग राज्यों में की, केंद्र से भी की, और अभी की जीत में महिलाओं की बड़ी भागीदारी मानी जा रही है। तो महिलाओं को एक वोट बैंक के रूप में कन्वर्ट करने का जो काम बीजेपी ने किया है, कांग्रेस से कहीं इसकी चूक हुई है और ये कांग्रेस अपनी समीक्षा में इस बात को स्वीकार रही है। दूसरा, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर ही बाबरी मस्जिद जब ढाई गई और राम जन्मभूमि के लिए जब यात्रा निकली तो उसमें अडवाणी उस रथ पे सवार थे, जो रथ निकला था, पर धीरे धीरे कांग्रेस ने अपने को एक समझना चाहिए कि सेकुलर पार्टी की तरफ रखा और भाजपा जो हिंदुओं के साथ, हिंदुत्व के साथ खड़ी हुई और 2 की जो यात्रा थी वो जाकर अब यात्रा जो है 303 में कन्वर्ट होती है, 301 सीट जो है वो इजाफा करती है। तो ये कैसे होता है? तो बीजेपी लगातार उस तरह के काम करती है जो इस देश के बहुसंख्यकों को लगता है कि यही कर सकते हैं। उनके पास एक मैजिकल चेहरा, जिसको कहते हैं मोदी मैजिक या मोदी गारंटी, वो चेहरा है। अमित शाह जैसे एक रणनीतिकार हैं, जहाँ साम दान दंड भेंट सारी चीज़ों को अपनाकर वो उनका परचम जीत की तरह लहराना चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़े। मध्य प्रदेश की तोड़ फोड़ की बात हो या बाकी राज्यों में खरीद फरोख्त की बात हो, उसमें कोई गुरेज नहीं है। अंततः है ये कि जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। तो ये एक नए तरह की रणनीति है और देश की जनता उनको चाणक्य मान रही है, क्यों किसी भी तरह कुछ भी करके वो, जब छत्तीसगढ़ में ये बात हो रही थी कि भाजपा को यदि 40 सीट मिली तो लोग कह रहे अगर भाजपा को 40 मिली तो भी सरकार वही बनाएगी। ये एक स्वीकार्यता जिसको बोलते हैं। अब राम मंदिर का मामला था, चाहे कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे मंदिर बनाने की। अब कांग्रेस लाख कहे कि ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई, पर भाजपा ने उसी दिन से यह तय कर लिया कि हम इसको कहां तक ले जाएंगे। और 22 जनवरी को अब रामलला जो है उनका मंदिर प्रारंभ होगा। एक तरह से बोलते हैं कि 500 साल के वनवास के बाद भगवान राम लौट रहे हैं और पूरे देश से बहुत सारे भक्तों को अब अयोध्या ले जाने की तैयारी है। और अयोध्या एक इतना बड़ा पर्यटक स्थल बन रहा है, वहाँ हवाई यात्रा, वहाँ सारी तमाम तरह की सुविधाएं वहाँ पर बनाई गई है। एक पूरी दुनिया का एक बड़ा पर्यटन केंद्र के रूप में उसको विकसित किया जा रहा है। तो अब जनवरी में जैसे ही रामलला स्थापित होंगे तो राम को मानने वाले पूरे देश में और दुनिया में बहुत सारे एनआरआई आएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे, तो पूरा देश एक बार फिर से राममय होगा। और जब तक वो राममय होगा, अप्रैल में चुनाव आ जाएंगे। तो भाजपा के पास एक बड़ी सोची समझी रणनीति है। वो तीनों राज्यों में अभी भी ये देख रही कि हम किसको मुख्यमंत्री बनाएं जो लोकसभा के रेस में हमको आगे ले जाए। तो वो तेलंगाना की कांग्रेस की जीत को जीत की तरह भी नहीं देख रही है और ये भी वो बता रही है परसेप्शन कि तेलंगाना में हमारा प्रतिशत बढ़ा है, हम जो है आगे हैं। तो ये अगर हम देखते हैं कि ये जो कुछ अभी हमारे देश का सिनेरियो है, तो जैसा पहले से लोग मान के चल रहे थे कि ये विधानसभा चुनाव एक तरह का सेमीफाइनल है। और इस चुनाव में प्रयोग भी ये किया गया कि सारे क्षेत्रीय नेता जो छत्रप थे, चाहे इधर रमन सिंह हो, चाहे शिवराज सिंह हो,
चाहे वहाँ ज्योतिराजे की जो बुआ जी हैं वो हों, ये सब वसुंधरा राजे, ये सब को किनारे करके इन सभी राज्यों में मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और तीनों राज्यों में ये प्रयोग था और ये प्रयोग सफल रहा। गुजरात में मोदी जी ने अपने राज्य में सारे लोगों को, सारे मंत्रिमंडल का इस्तीफा लेके नए लोगों को मुख्यमंत्री मंत्री बनाया और वहाँ पर भी सरकार चल रही है। तो मोदी और अमित शाह जिस तरह से रणनीति बनाकर, माइक्रो मैनेजमेंट करके, अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करके, चाहे वो मन की बात हो रेडियो के जरिए करके, वो कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ते। हर आपदा जो होती है उसको अवसर में कन्वर्ट करने, हमने देखा कि पूरा कोरोना में इतनी बड़ी आपदा हुई, उन्होंने उसको अवसर में कन्वर्ट किया और वो बताने से चूकते नहीं। उन्होंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज के पहले ही आश्वासन दे दिया है। उन्होंने वो बहुत सारी गारंटी दी है जो गारंटी कांग्रेस उस तरह से नहीं दे पाई। और कांग्रेस के पास जो विजनरी नेता होना चाहिए, एग्रेसिव नेता, जोड़ो यात्रा भी की और उस यात्रा का एक प्रभाव भी हुआ, पर राहुल गांधी अपना टेम्पो बहुत लंबे समय तक नहीं बना पाते। प्रियंका गांधी थोड़ी लोगों को दिखता, उनमें ऊर्जा दिखती है, फिर भी वो पीछे हो जाती हैं। सोनिया गांधी अपनी बीमारी और उम्र के कारण और कई कारणों से पीछे हैं। खड़गे जी को उन्होंने आगे किया, पर खड़गे जी की दिक्कत यह है कि पूरे देश के वो सर्वमान्य नेता नहीं है। अभी कांग्रेस के पास ये बड़ा संकट है और बीजेपी बार बार कहती है कि ये परिवारवाद से जुड़ी हुई पार्टी है, जबकि हम देखते हैं कि बीजेपी में भी बहुत सारे परिवार से जुड़े लोग आते हैं, पर वो परिवारवाद का आरोप लगाने से नहीं चूकती। और इतने साल की नाकामी, अगर हम ऐसे कहें कि 2014 से 2023 तक अभी मोदी जी राज कर रहे हैं और इसके बाद भी उनकी इच्छा है, पर जितनी पिछली गलतियां हुई, कल भी उन्होंने जम्मू कश्मीर की गलती के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराया, कभी विभाजन के लिए गांधी जी को लोग जिम्मेदार ठहराते हैं। तो हम देखते हैं कि पीछे इतिहास में जाते हैं और इतिहास में जो पात्र उनको ऐसा लगता है कि जो उनको सूट करता है या जिसकी कमियां दिखती है, उसको बढ़िया से पब्लिक में लाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच मोटिवेट करते हैं और कार्यकर्ता उसको पूरा सच भी मानते हैं और ये मानते हैं कि उनकी गांधी के प्रति अब धीरे धीरे निष्ठा कम हो रही है। उनको लगता है कि गांधी ने इस देश का विभाजन कराया। वो नेहरू को एक अलग छवि से देखते हैं। अब उन्होंने नए हीरो, उन्होंने जिस तरह से आप पार्टी बीच में आई थी, पर अब आप कोर्ट कचहरी में उलझी हुई है, शराब घोटाले में उलझी हुई है। कांग्रेस राज्यों में भी बहुत जगह, ममता बनर्जी जो एक विपक्षी तेवर की लीडर है, वो भी कहीं उनके भी लोग उलझे हुए हैं। तो ये पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन है उसकी आपसी फूट, उनके झगड़े, उनकी जो कहना चाहिए महत्वाकांक्षा, इन सब को देखते हुए बीजेपी अपने जो उसका मूल संगठन है आरएसएस, उसके साथ और उसके अनुवांशिक संगठन जितने उनके साथ मिलकर इस समय से जैसे ही वो जीती है, तो वो अपनी जीत को और मजबूत करने के लिए 303 से आगे जाने के लिए वो लगातार उन्होंने काम चालू कर दिया है। लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है पूरे 7 दिन, सप्ताह में 7 दिन 24 घंटे चुनाव की तैयारी में होती है और इसीलिए वो चुनाव बहुत संजीदगी के साथ लड़ती है। उस तरह की संजीदगी बाकी पार्टियों में नहीं दिखती। पर चूंकि अब 2024 का चुनाव नज़दीक है, तो निश्चित रूप से बीजेपी जिस तरह की तैयारी कर रही है, उस तरह की तैयारी बाकी राजनीतिक दलों के पास कम दिखाई देती है। और अभी भी लगता है कि एक उम्मीद लोगों को जगी थी कि इंडिया गठबंधन बनेगा तो वोट का विभाजन रुकेगा और बीजेपी के खिलाफ ये लोग लामबंद होंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक होनी थी, वो नहीं हुई, अब अगली बैठक होगी, उसमें भी बहुत सारी जो अंदर की लड़ाइयाँ हैं वो भी मीडिया के जरिए बाहर आ रही है। तो बीजेपी के पास एक प्रकार से हमको लगता है कि एक खुला हुआ मैदान है और उसने सेमीफाइनल में बाजी मारी है, तो उसके हौसले बुलंद हैं, उसकी उड़ान जो है बहुत तेज है और वो निश्चित रूप से लोकसभा में मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी मैजिक के जरिए, मोदी गारंटी के जरिए पहुंचने की कवायद कर रही है। तो खाली वो नारों के साथ नहीं कर रही है, वो लगातार ग्राउंड जीरो पे काम कर रही है। वो पन्ना प्रभारी से लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक, और अभी जैसे ही ये मुख्यमंत्री शपथ लेंगे तो निश्चित रूप से भाजपा के सारा केंद्रीय नेतृत्व उपस्थित रहेगा और वो जनता के बीच में अपनी बात कहेंगे, क्योंकि एक अवसर है। जिस दिन इन तीनों राज्यों में जीत दर्ज हुई थी, उस दिन भी नरेंद्र मोदी का जिस तरह से दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में स्वागत हुआ, भाषण हुआ, वो बताता है कि दरअसल ये चुनाव सेमीफाइनल थे, फाइनल तो अभी बाकी है। और ये फाइनल के लिए उन्होंने अभी से, जिसको कहते हैं कि क्रिकेट की भाषा में, नेट प्रैक्टिस शुरू कर दी है। वो ग्राउंड पे उतर चुके हैं
उन्होंने अच्छा, चूंकि उनकी पार्टी का इतना अनुशासन है कि शिवराज सिंह चौहान जैसे 18 साल के मुख्यमंत्री को भी कहना पड़ रहा है कि मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं हूं। हर आदमी यही कह रहा है कि जैसा हाईकमान चाहेगा वैसा होगा। ये कांग्रेस की तरह नहीं होगा कि राहुल गांधी 4 लोगों को जब 2018 में चुनाव जीतती है तो बुला लें और चारों के बीच में एक महत्वाकांक्षा जग जाए कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। यहाँ भाजपा में कोई ये बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। वो बार बार कहता है कि जैसा केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा वैसा होगा। तो संगठन में अनुशासन की बात हो, संगठन में कार्रवाई की बात हो, चाहे पार्टी कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने की बात हो, मोदी जी, अमित शाह ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं कि जो अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट ना करें। और वो ऐसा कोई अवसर नहीं छोड़ रहे हैं जब जो बहुसंख्यक हिंदू है, जो उनका वोट बैंक है, उसको लगे कि इनसे बड़ा खैर ख्वाह हमारा कोई नहीं है। और वो धीरे धीरे अल्पसंख्यक समुदाय को भी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ये जो बीजेपी का परचम लहरा रहा है, ये लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है। और भाजपा को छोड़कर बाकी राजनीतिक दल अभी उस तरह से तैयारी नहीं कर रहे हैं जिस तरह की तैयारी भाजपा के द्वारा जारी है। नमस्कार।